वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th में न्यू चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग बहुत सारे अवेयरनेस या बोल सकते हो प्रोग्राम वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए चलाए गए हैं। और दूसरा, हम पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन उसको कंट्रोल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। एंड लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एमटीपी के बारे में। इस चैप्टर में मेनली जो पोर्शन है वो आपके एनसीईआरटी के रिगार्डिंग ही है, और आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन वीक में आते हैं इससे, और सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ही अभी तक आए हुए हैं। तो हमें एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है आपका एक। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। तो अगर WHO के रिगार्डिंग देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम क्या बोलते हैं कि जो टोटल वेल बीइंग आप बोल सकते हो अवेयरनेस है, जो किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में है, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब वो टोटल वेल बीइंग अवेयरनेस क्या हो सकता है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, और दूसरा आप बोल सकते हो कि सोशल। ठीक है, ये जो भी अवेयरनेस है या बोल सकते हो कि जानकारी है रिप्रोडक्शन के बारे में, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के में कि प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी क्या है, रिप्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह में, और उसकी क्या क्या स्ट्रेटजी हम कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिया में फर्स्ट टाइम रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम कब इनिशिएट किया गया था, 1951 में। कब किया गया था, 1951 में। आप बोल सकते हो इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम या फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट किया गया था, 1951 में। और इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग बहुत सारे वाइडर रिप्रोडक्शन एरिया को कवर किया गया था। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम चलाए गए थे। वो किसके अंडर थे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम। ठीक है, इसको आप बोलते हो RCH। ठीक है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। अब इस जो प्रोग्राम चलाए गए हैं RCH में, या बोल सकते हो इसका क्या गोल है या क्या एम है। तो अगर इन प्रोग्राम के बारे में हम बात करें तो सबसे पहला तो यही काम इसका होता है कि लोगों को अवेयर करना किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसके बेसिस पे क्या हो सके, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी क्या हो सके, बन सके। ठीक है, सेकंड क्या काम है, लोगों को एजुकेट करना किसके बारे में, बर्थ कंट्रोल के बारे में। ठीक है, कि मिनिमम चाइल्ड बर्थ के बारे में। दूसरा, कि जो प्रेग्नेंट मदर के केयरिंग के बारे में, क्योंकि अगर मदर प्रॉपर हेल्दी रहेगी तो चाइल्ड भी क्या होगा, बोल सकते हो हेल्दी डेवलप होगा। ठीक है, चाइल्ड का बर्थ भी हेल्दी होगा। नेक्स्ट, थर्ड क्या काम होता है, किसके बारे में एजुकेट करना, पोस्ट नेटल केयर मदर एंड चाइल्ड। चाइल्ड के बर्थ होने के बाद मदर और चाइल्ड दोनों के केयर के बारे में, जागरूक करना। मेन जैसे आपको पता है कि अगर चाइल्ड बर्थ हो जाएगा तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क से ही मिलती है। तो मदर को सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसको अच्छा न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट मिलना चाहिए। तो यही सारी जानकारी दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस बताना मदर को किसको, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, क्योंकि जो चाइल्ड को सबसे पहले अगर आप बात करो, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो मदर मिल्क ही सबसे लिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें आपने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, मदर मिल्क में क्या कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, जिसमें होता क्या है आपका कि बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं जो उसको रेजिस्टेंट करते हैं बाहर के पैथोजन से या इन्फेक्शन से। ठीक है, दूसरा, लोगों में ये भी जानकारी देना या जागरूक करना किसके बारे में, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड। मीन्स लोगों के अभी भी बहुत ऐसे जो पिछड़े इलाके हैं या रूरल इलाके हैं जहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि फीमेल चाइल्ड क्या है, अच्छी नहीं है, या बोल सकते हो कि उनकी केयरिंग में, मैरिज में बहुत पैसे लगते हैं। तो लोग सोचते हैं मेल चाइल्ड को ही क्या करना है, बर्थ करना। पर ये सब मिथ है, और गवर्नमेंट ने वैसे भी अबॉर्शन को इलीगल कर रखा है, और अभी भी कई सारे किसी जगह में ये क्राइम लोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता देना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें इस अवेयरनेस की। अब ये अवेयरनेस प्रोग्राम मेनली चलाते क्यों है कि एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को रोकने के लिए, कुछ सोशल इविल है जैसे आप बोलते हो सेक्स एब्यूज। ठीक है, किसी को जो इनके बारे में जो सेक्स के बारे में जो गलत धारणाएं हैं, इनको रोकने के लिए। दूसरा, सेक्स रिलेटेड क्राइम को क्या करना है, रेट को कम करने के लिए। ठीक है, ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हाँ, दूसरा है नेक्स्ट टॉपिक, एम एंड नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। ठीक है, कि हमारा एम होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल में बताया जाए, जिससे
या बोल सकते हो एक हेल्थी सोसाइटी को, जो चाइल्ड आगे जाके क्या हो, जो भी वहाँ पे स्कूल में पढ़ रहा है वो एक अच्छा सोशल बोल सकते हो मेंबर बन सके, या बोल सकते हो उसके अंदर जो सेक्स रिलेटेड जो मिथ है वो सारे उसके अंदर ना आए। अब होना क्या चाहिए स्कूल में सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम में? सबसे पहला तो एक राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है, स्कूल में। जो इससे किससे हेल्प, उससे हेल्प क्या होगा, जिससे अवॉइड सेक्स रिलेटेड विद जो अंधविश्वास है सेक्स रिलेटेड वो ना आए। दूसरा मिसकॉन्सेप्टनेस, जो लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ हैं कि इसके बारे में सेक्स रिलेटेड सेक्स के बारे में, तो ये सारी चीज़ें क्या हो सके, दूर हो सके। नेक्स्ट दूसरा क्या है इसका मेन गोल, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, मेल एंड फीमेल सेपरेट। दूसरा एल्डोसेंस के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट जो एल्डोसेंस में जो चेंजेज होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उसके बारे में बच्चों को बताना। नेक्स्ट सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में बताना, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताना, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, जिसको आप बोलते हो एसटीडी। उसका एक एग्जांपल क्या है आपका एड्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एड्स से भी क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों की क्या होती है, डेथ होती है, ठीक है। तो ये सारे एम है कि आपको पता है कि जब चाइल्ड स्कूल में है उसको हम सेक्स एजुकेशन मेरे को प्रॉपर देंगे, उसको प्रॉपर इसके बारे में बताएंगे, तो एक क्या होगा, एक हेल्दी सोसाइटी को क्या करेगा, वो डेवलप करेगा। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल, ठीक है। कैसे हम वो देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कैसे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो अगर आपसे बात किया जाए इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में या वर्ल्ड के पॉपुलेशन के बारे में, तो 1900 में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था वो कितना था, 2 बिलियन के अराउंड था, या बोल सकते हो 2000 मिलियन था, ठीक है। लेकिन जब 2000 में इसको वापस देखा गया, कैलकुलेट किया गया, तो बहुत तेज़ी से इसमें इन्हांसमेंट हुई, कितना हो गया, 6 बिलियन हो गया, ठीक है। एंड बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन एक्सपैंड हुआ। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है था वो कितना था, 350 मिलियन था, ठीक है। कब, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब देश क्या होता, स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, 1 बिलियन कब पहुँच गया, 2000 में, बहुत तेज़ी से यहाँ पे भी एक्सप्लॉइट किया। एंड वो आगे आके क्रॉस कितने में कर दिया, 1.2 बिलियन तक पहुँच गया, कब, मई 2011 में, ठीक है। बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन क्या हुआ, एक्सप्लॉइट हुआ इंडिया में भी। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स एवरी 6% इन वर्ल्ड इज एन इंडियन। जितना तेज़ी से इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि हर वर्ल्ड के 6% क्या होगा, आपका इंडियन होगा। नेक्स्ट अब आप पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आगे अगर फर्दर बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 जो हमारा सेंसस रिपोर्ट था, उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो रेट उसका कितना है, लेस देन 2%। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ कि ये रेट है जिस पे पॉपुलेशन क्या होता है, बहुत तेज़ी से रेपिडली क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो 2011 में जो सेंसस रिपोर्ट आया उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितना है इंडिया का, लेस देन 2% है। मीन्स 20 पर 1000 पर ईयर, 1000 से अगर आप कंपेयर करो तो कि 20 पर 1000 पर ईयर क्या है, इसका ग्रोथ रेट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और कितना है, लेस देन 2% है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजन क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का, बहुत तेजी से पॉपुलेशन के बढ़ने का, ठीक है। तो सबसे पहला ये है इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन, ठीक है, कि हेल्थ फैसिलिटी का बढ़ना और बेटर लिविंग कंडीशन, ठीक है। सेकंड क्या है, ए रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, डेथ रेट का कम होना,
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का कम होना, मीन जितनी प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें बहुत रेयरली चांस होते हैं किसी की डेथ होती है, मतलब कि मैक्सिमम क्या करते हैं चाइल्ड को बर्थ करते हैं। दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो चाइल्ड का बर्थ हुआ है उसमें भी बहुत कम ही होते हैं जो चाइल्ड मेरे जो क्या होते हैं आफ्टर बर्थ क्या होती है उनकी डेथ वेरे होती है, सारे आगे क्या होते हैं मैच्योर होते हैं और एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो क्या है आपका IMR और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है आपका MMR। ठीक है, नेक्स्ट क्या है रीजन इंक्रीज द इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। नेक्स्ट बात करें कि नंबर का बढ़ना पीपल का किसमें, रिप्रोड्यूसिबल एज में। जैसे आप बात करें अगर ह्यूमन की बात करें तो उसमें भी हमें 3 फेज देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला जुलाइन फेज आप बोल सकते हो पोवर्टी का पहले का फेज, फिर पोवर्टी फेज आता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मीन्स पर्सन ह्यूमन एबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो इस फेज में अगर नंबर ऑफ पर्सन होंगे तो नंबर ऑफ क्या होगा चाइल्ड बर्थ होगा, या बोल सकते हो पॉपुलेशन क्या होगा एक्सप्लॉइट होगा। और फिर वापस क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज के बाद, उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब उसके बाद क्या होते हैं वो एबल नहीं होते, आप बोल सकते हो कि चाइल्ड बर्थ के लिए। तो अगर ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है आप बोल सकते हो रिप्रोड्यूसिबल जो एज है, इस एज में अगर नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या होगा ज़्यादा होगा, या पॉपुलेशन एक्सप्लोशन भी क्या होगा ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का, किसी भी कंट्री की आप बात करो, तो अगर इम्पैक्ट की हम बात करें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे पहले सेक्रेसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी चाइल्ड की, ठीक है, या पर्सन की अगर आप बात करो तो उसमें सेक्रीफाइस से होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स क्योंकि वो प्रॉपर मिलेगा नहीं, अगर चाइल्ड एक फैमिली में अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो सबको प्रॉपर नहीं मिल सकता फूड, ठीक है, या शेल्टर या क्लॉथिंग रहने की जगह या खाने की या कपड़े की जगह, जैसे आप हो तो रोटी कपड़ा और मकान एक बेसिक नीड है किसी भी पर्सन की। बट अगर मान लो किसी फैमिली में बहुत ज़्यादा मेम्बर है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा चाइल्ड है, तो उनको इन सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, वो प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड नहीं पा सकते, प्रॉपर उनकी शेल्टर नहीं हो सकते, रहने का घर नहीं हो सकता, ठीक है, प्रॉपर उनकी क्लॉथिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है, तो ये सारा से क्या होना पड़ता है उनको सेक्रीफाइस वगैरह करना पड़ता है बेसिक रिक्वायरमेंट से, अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन है तो, या किसी कंट्री की बात करो या किसी भी पर्टिकुलर फैमिली की बात करो आप तो। नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक है वो क्या है आपका कंट्रोल एंड मेजर। ठीक है, मीन्स जो अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की आप बात कर रहे थे उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहला ये है कि मोटिवेट स्मॉल फैमिली, मतलब छोटे से छोटा फैमिली आप बोलते हो ना, जितना छोटा फैमिली होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा अच्छा बेसिक रिक्वायरमेंट वगैरह मिल सकता है। ठीक है, चाइल्ड को या पर्सन की अगर आप बात करो तो सबसे पहला मोटिवेट करना छोटा फैमिली बनाने के लिए बाय यूजिंग कंट्रासेप्टिव मेथड, जो डिफरेंट टाइप से कंट्रासेप्टिव या बैरियर मेथड है जो अभी आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ ओरल है कुछ सर्जिकल है, ठीक है, तो वो सब आपको भी बताए जाएंगे। इन सारे मेथड्स को यूज़ करके हम ऐसे ये लोगों को बता सकते हैं कि छोटा फैमिली बनाया जा सकता है, जिससे क्या हो सकता है कि आपकी इकोनॉमिक वेल्थ भी इंक्रीज होगी। दूसरा आप बोल सकते हो कि एक हैप्पी फैमिली की आप बात करो वो भी क्या होगा कंप्लीट होगा। अगर फैमिली बहुत लार्ज होगी मेंबर ज़्यादा होंगे तो ये सारी चीज़ों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला कंट्रोल करने का ही मेजर है कि लोगों को मोटिवेट करना स्मॉलर फैमिली बनाने के लिए, किसके बेसिस पे, कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका सेकेंड, अवेयर करना लोगों को किसके बारे में, एक स्लोगन है आपका हम दो हमारे दो, इसके स्लोगन के थ्रू क्या करना लोगों को अवेयर करना। ठीक है, मीन्स वी टू मतलब पेरेंट्स एंड आवर टू मतलब चाइल्ड्स। ठीक है, कई सारे ऐसे भी कपल है जो क्या अडॉप्ट कर चुके हैं स्लोगन वन चाइल्ड नॉर्म्स, सिर्फ एक ही बच्चा होना चाहिए। जाहिर सी बात है जितना कम बच्चे होंगे उतना ही क्या हो सकते हैं उसको बेटर केयर कर सकते हैं। ठीक है, हर एक बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे बात करो या अदर फैसिलिटी के बेसिस पे बात करो, तो कई सारे जो कपल हैं वो ये भी स्लोगन अडॉप्ट कर चुके हैं वन चाइल्ड नॉर्म्स। और मेनली जो गवर्नमेंट के थ्रू अगर आप बात करो एक प्रॉपर स्लोगन है हम दो हमारे दो। ठीक है, मीन्स एक दो तो पेरेंट्स ही मदर एंड फादर
एंड 2 उनकी चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है कि ऐसा भी कर सकते हैं कि हम मैरिजेबल जो एज है मेल एंड फीमेल की, उसको अगर हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, ठीक है, तो भी क्या बोल सकते हैं हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप बोलते हो फीमेल में कितना होता है 18 ईयर एंड मेल में कितना होता है 21 ईयर। ठीक है, ऐसा ही बोला गया है एक गवर्नमेंट के थ्रू इंडिया की अगर आप बात करो, ठीक है, कि एक प्रॉपर एज है जिसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं हम मैरिज कर सकते हैं लीगली है। ठीक है, यानी इसके अगर कम एज में अगर मैरिज होता है तो आप बोलते हो कि ये चाइल्ड मैरिज में आता है और ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि लीगल भी है। तो अगर हम इन मैरिजेबल एज को भी बढ़ा दें, तो थोड़ा अगर ज़्यादा और बढ़ाएंगे तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्लोशन को क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका कंट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, या बैरियर क्या क्या मेथड है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है कंट्रासेप्टिव्स की। ठीक है, तो सबसे पहला होता है यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है, दूसरा इजिली अवेलेबल होता है मार्केट में, इफेक्टिव भी होता है यानी वर्केबल होता है, रिवर्सिबल भी होता है, मीन्स अगर इसका यूज करने के बाद आप इसको रोक दो या तो वापस क्या कर सकते हो कंसीव कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, बोल सकते हैं। नो या लेस साइड इफेक्ट होता है इसका, या तो इफेक्ट साइड इफेक्ट होता ही नहीं है, या तो क्या होता है कई सारे फीमेल या मेल फीमेल मेल क्या होते हैं इसके लो साइड इफेक्ट क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। दूसरा नेक्स्ट अगर बात करें इसका जो सेक्सुअल ड्राइव या सेक्सुअल डिजायर वगैरह आप बात करो या सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, इस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कोई पर्सन कोई फीमेल अगर कंट्रासेप्टिव वगैरह यूज़ कर रहे हैं या मेल की ही बात करो यूज़ कर रहे हैं मेथड, ठीक है, तो यहाँ पे वो सेक्सुअल डिजायर वगैरह कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता।